क्या तुमने कभी किसी के लिए अपनी पसंद, अपने दोस्त और अपना वक्त पूरी तरह भुला दिया है? क्या तुम्हें लगने लगा है कि तुम जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हो, सामने वाला तुम्हारी उतनी ही कम इज्जत करता है? सोचो, सच में सोचो, जिस इंसान ने शुरू में तुम्हारी आजादी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे रुतबे से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आने का फैसला किया था, वो आज तुम्हारी आवाज को इग्नोर क्यों कर रहा है? हम सब कहीं न कहीं इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि प्यार का मतलब है खुद को पूरी तरह मिटा देना, एक भिखारी की तरह प्यार मांगना और एक सोवरेन पार्टनर बनकर प्यार करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम एक रिश्ते में अपनी वैल्यू खुद घटाते हो तो तुम दरअसल सामने वाले को यह मैसेज दे रहे होते हो कि तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। और ये सच्चाई सबसे पहले वो इंसान देखता है जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा था। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें बिना शर्तों के पूरी तरह अपनाए। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर है। हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें सिखाते आई है कि ग्रुप में रहना, अटैच होना और दूसरे की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन यही बायोलॉजी मॉडर्न रिश्तों में सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपनी सारी प्रायोरिटीज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को अपना सेंटर बना लूं, तो वो मुझसे और ज्यादा प्यार करेगा। हम अपनी सेल्फ वर्थ को उसके मूड, उसके टेक्स्ट मैसेज और उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले कर देते हैं। और यही से शुरू होता है पावर डायनामिक्स का सबसे भयंकर खेल। तुम्हें लगता है तुम प्यार कर रहे हो, पर असल में तुम अपनी आजादी का सौदा कर रहे हो। एक वक्त आता है जब सामने वाला उस सौदे से बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे उसने चुना था वो इंडिपेंडेंट इंसान तो अब बचा ही नहीं। यहां एक ऐसा इल्यूजन बनता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुमने ही कुछ कम किया है, इसलिए तुम और ज्यादा झुकते हो। लेकिन तुम्हारा और झुकना उस रिश्ते की नींव को और खोखला कर रहा होता है। इस ट्रैप तोड़ने के लिए हमें इतिहास के एक ऐसे इंटेलेक्चुअल जायंट से मिलना होगा जिसने दुनिया को सुपीरियरिटी और पावर का पाठ पढ़ाया, लेकिन खुद प्यार के चक्कर में ऐसी ठोकर खाई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो इंसान जिसने क्लेम किया था कि भगवान मर चुका है, वो खुद एक औरत के सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा था। साल था 1882। जगह थी इटली का रोम शहर। एक 36 साल का आदमी जिसका दिमाग उस सदी के सबसे तेज दिमागों में से एक था, अपनी सारी इंटेलेक्चुअल पावर भुलाकर एक 25 साल की लड़की के प्यार में पागल हो चुका था। उस आदमी का नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो 30 साल की उम्र से पहले ही एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। उसकी फिलॉसफी की किताबें आने वाले 100 सालों तक दुनिया की पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी को बदलने वाली थी। लेकिन उस साल उसकी जिंदगी में लू एंड्रियास्लोमे आई। लू एक ऐसी रशियन इंटेलेक्चुअल थी जिसकी आजादी, जिसका कॉन्फिडेंस और जिसका ऑरा किसी को भी अपना गुलाम बना सकता था। नीत्शे को लगा कि उसने अपनी सोल में ढूंढ ली है वो लड़की जो उसके बराबर खड़ी हो सकती थी। लेकिन यही नीत्शे ने वो गलती की जो आज लाखों लोग अपने रिश्तों में करते हैं। उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपना पूरा फोकस और अपनी सारी इमोशनल स्टेबिलिटी उस एक औरत के हाथों में डाल दी। वो जो हमेशा पावर और विल की बात करता था, अचानक एक नीडी, क्लिंगी और इनसिक्योर आशिक बन गया। उसने लगातार 3 बार लू को शादी के लिए प्रपोज किया और तीनों बार उस लड़की ने उसे बेरमी से रिजेक्ट कर दिया। सोचो, वो आदमी जो अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया के मोरालिटी के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा था, वो एक होटल के कमरे में बैठकर इसलिए रो रहा था क्योंकि एक लड़की ने उसकी वैल्यू 0 कर दी थी। नीत्शे के सबसे करीबी दोस्त पॉल री ने भी उसी का साथ छोड़ दिया और लू के साथ चला गया। वो दिन नीत्शे की जिंदगी का सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक फॉल था। उसकी इज्जत, उसकी दोस्ती, उसका प्यार, सब कुछ एक रात में बिखर गया। रात को नींद नहीं आई। कोई चीज थी जो दबा रही थी। वो पूरी तरह टूट चुका था। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों
और इटली के रापालो शहर की ठंडी रातों में अकेले घूमते हुए उसने डिप्रेशन और सुसाइड के ख्यालों का सामना किया। वो महीनों तक अकेले रोता रहा, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन उस भयंकर अंधेरे में उस टूट से एक ऐसी आग पैदा हुई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उस भयंकर रिजेक्शन के बाद जब उसे समझ आया कि किसी और को अपना खुदा बना लेना और अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना सबसे बड़ा गुनाह है, तब उसने अपनी सबसे महान किताब द स्पोक ज़रथुस्त्र लिखी। उसने रियलाइज किया कि सच्चा रिश्ता कभी भी दो कमजोर और एक दूसरे पर डिपेंडेंट लोगों के बीच नहीं बन सकता। एक सच्चा कनेक्शन सिर्फ तब बनता है जब दो सोवरेन लोग, दो आजाद इंसान जो अकेले भी मुकम्मल हैं, एक दूसरे के साथ चलने का फैसला करते हैं। उस लोवेस्ट पॉइंट पर जब उसका ईगो और उसका दिल दोनों छलनी थे, तब उसे सच्चाई दिखी। जो इंसान खुद को किसी के कदमों में बिछा देता है, दुनिया उसे पैर पोंछने का फुटमैट ही समझती है। नीचे का वह दर्द सिर्फ उसका नहीं था, वो हर उस इंसान का दर्द है जो प्यार में खुद को सस्ता कर लेता है। अगर तुम भी किसी को पाने के लिए खुद को खो चुके हो, तो समझ जाओ कि तुम उस रिश्ते को बचा नहीं रहे, तुम उसे अंदर से मार रहे हो। अगर तुम इस कड़वे सच से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मेरा दर्द मेरा अध्यापक है। तो पहला कड़वा सच क्या है? सच ये है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या शादी, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितना दे सकते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारे पास अपनी खुद की क्या पहचान है। इसे एक मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो। मान लो एक लड़का है या लड़की है जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। उसके पास अपने सपने हैं, अपने दोस्त हैं और एक सेट रूटीन है जिसमें जिम, किताबें और फैमिली टाइम शामिल है। फिर उसकी लाइफ में कोई आता है। शुरू में दोनों एक दूसरे के टाइम की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान अपना जिम छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पार्टनर के हर कॉल का तुरंत जवाब दे सके। हर वीकेंड उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ उस एक इंसान के आसपास घूमती है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। सामने वाला पार्टनर अट्रैक्ट तो उस आजाद, बिजी और अपनी लाइफ में मस्त इंसान से हुआ था, पर अब उसके हाथ में एक नीडी और इनसिक्योर पार्टनर है। यहां पार्टनर का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सबकॉन्शियसली उस एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी को कम वैल्यू का सिग्नल समझने लगता है। इसके बिल्कुल विपरीत दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट ग्रीन की स्ट्रैटेजी से, पोलैरिटी और लॉ ऑफ एब्सेंस। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती। हवा फ्री है, इसलिए कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, जबकि सोना महंगा है क्योंकि वह मुश्किल से मिलता है। अब यहां रुको, अपने आप से पूछो, क्या तुम उस फ्री की हवा की तरह बन गए हो? कंट्रास्ट देखो, एक दूसरा कपल है, वहां दोनों काम करते हैं, दोनों के अपने शौक है। अगर पार्टनर कहता है कि आज मिलते हैं, तो दूसरा कहता है आज मेरा दोस्तों के साथ पहले से प्लान है, हम कल शाम को मिलेंगे। ये सुनकर सामने वाले को थोड़ा बुरा जरूर लग सकता है, पर डीप डाउन उसके अंदर रेस्पेक्ट बढ़ती है कि इस इंसान की अपनी एक सॉलिड लाइफ है। वो जानता है कि ये इंसान उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी टेस्ट है। क्या तुम ना बोलने की हिम्मत रखते हो बिना गिल्ट फील किए? नीत्शे ने लिखा था, किसी और के साथ तब तक मत जुड़ो जब तक तुम खुद के साथ पूरी तरह अकेले खड़े होने की ताकत नहीं रखते। अगर तुम इस बात को अपनी जिंदगी का रूल बना लो, तो कोई तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। दुनिया सिर्फ उसके आगे झुकती है जो सीधा खड़ा होना जानता है। अगर तुम इस आजादी और सच्चाई को महसूस कर पा रहे हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं आराम से नहीं सच से जीता हूं। दूसरा सच और भी काउंटर इंट्यूटिव है, और ये वो बात है जो समाज का कोई रोमांटिक गाना या बॉलीवुड मूवी तुम्हें नहीं सिखाएगी।
दुनिया तुम्हें बताती है कि प्यार का मतलब है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देना, पर सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्ते में बाउंड्रीज सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं होती, तब सामने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल करता है। इसे बिजनेस की दुनिया से समझो। कॉर्पोरेट ट्रायल देखते हैं। 3 कंपनीज थी इंडियन मार्केट में, स्नैपडील, माइक्रोमैक्स और हाइक मैसेंजर। इन तीनों में एक कॉमन गलती थी। इन्होंने अपनी कोर आइडेंटिटी को भुलाकर दूसरों को कॉपी करने और मार्केट को हर तरह से प्लीज करने की कोशिश की। माइक्रोमैक्स ने सस्ते चाइनीज फोन्स के आगे अपनी औकात और क्वालिटी गिरा दी, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट और अमेजन की कॉपी करने के चक्कर में अपना कोर यूएसपी खो दिया। हाइक ने व्हाट्सएप, वीचैट और बाकी सब फीचर्स एक ही ऐप में डालकर अपना वजूद मिटा लिया। तीनों का अंजाम एक ही हुआ। मार्केट ने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जब तुम अपना कोर छोड़कर सिर्फ सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को ढालते हो, तो तुम्हारा वजूद मिट जाता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन का मिसयूज कहते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने बाउंड्री सेट की तो मैं इस इंसान को खो दूंगा। इस डर की वजह से तुम और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हो, पर असल में इंसान उसी चीज की इज्जत करता है जिसे खोने का डर उसे खुद हो। जब तुम अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और को बना लेते हो, तो तुम फिजिकली वहां होते हुए भी इमोशनली गायब हो जाते हो। इसके 3 पर्सनल सिनेरियो सोचो। पहला, जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक होने पर भी चुप रहते हो ताकि झगड़ा ना हो। दूसरा, जब तुम्हारे करियर या पैशन का मजाक उड़ाया जाता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर टाल देते हो। तीसरा, जब तुम अपने फाइनेंशियल डिसीजन किसी और के दबाव में आकर बदलते हो। ये तीनों सिचुएशंस तुम्हारे अंदर के इंसान की हत्या कर रही है। यहां एक कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन से बचना जरूरी है। बाउंड्रीज का मतलब अकर या ईगो नहीं है। इसका मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कीमत जानना और उसे सस्ते में ना बिकने देना। यह बताना कि मेरी जिंदगी का भी एक मकसद है जो तुमसे शुरू या तत्व नहीं होता। खेल बदल जाता है जब सामने वाला देखता है कि तुम उसके बिना भी परफेक्टली फाइन हो। अगर तुम अपनी स्टेबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी गलती बनने से रोकना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी स्टेबिलिटी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम सिर्फ एक इंसान के लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, तो इतिहास का पन्ना पलट कर देखो। सिविलाइजेशन के लेवल पर भी यही सच अप्लाई होता है। जब कोई सभ्यता अपनी इंडिपेंडेंट पावर, अपनी वैल्यू और अपनी नींव को नेग्लेक्ट करती है, तो उसका पतन निश्चित होता है। रोमन एम्पायर को देखो। एक वक्त था जब रोम की सेना दुनिया में सबसे पावरफुल थी, क्योंकि हर रोमन नागरिक अपनी मिट्टी के लिए लड़ना अपना फर्ज समझता था। रोम की अपनी एक बाउंड्री थी, अपनी एक आइडेंटिटी थी। लेकिन पीक पर पहुंचने के बाद रोम ने कंफर्ट को चुन लिया। उन्होंने अपनी मिलिट्री को आउटसोर्स कर दिया। गॉड्स और वैंडल्स जैसे मर्सिनरीज को पैसे देकर अपनी सुरक्षा उनके हवाले कर दी। रोम ने खुद की वैल्यू पर काम करना बंद कर दिया और डिपेंडेंट बन गया। साल 410 आते आते उन्हीं मर्सिनरीज ने रोम को लूट लिया। जब तुम अपनी सुरक्षा और अपनी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में दे देते हो, तो तुम्हारी बर्बादी तय है। अब इसको इंडियन पैरेलल से देखो। 1991 का साल याद करो। हमारा देश तब तक एक ऐसी इकॉनमी चला रहा था जहां हमने दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मॉडर्नाइज नहीं किया था। हम पूरी तरह से विदेशी लोन्स और सोवियत यूनियन की सपोर्ट पर डिपेंडेंट हो चुके थे। हमारी अपनी एक्सपोर्ट या वैल्यू क्रिएशन की कैपेसिटी इतनी गिर चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। एक रात ऐसी आई जब इस महान देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा। क्यों? सोचो, सच में सोचो, क्योंकि जब एक देश या एक इंसान अपनी अंदरूनी आजादी
और अपनी वैल्यू क्रिएशन पर काम करना बंद कर देता है, तो क्राइसिस आने पर उसे अपना सबसे कीमती हिस्सा दूसरों के पास गिरवी रखना पड़ता है। तब हमें समझ आया कि बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के कोई नॉन अलाइनमेंट या इंडिपेंडेंस काम नहीं आती। इतिहास का चक्र हमेशा एक चीज सिखाता है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तुम इस वक्त उस साइकिल के किस हिस्से में खड़े हो? अगर तुमने प्यार के नाम पर खुद को कमजोर बना लिया है, तो तुम खुद अपने लिए हार्ड टाइम्स बुला रहे हो। तुम अपना सोना, अपनी इज्जत गिरवी रख रहे हो। बाढ़ आती है, हमेशा आती है। सवाल सिर्फ यह है कि बांध बनाया था या नहीं। अगर तुम इस इतिहास से अपना आज सुधारना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं इतिहास से सीखता हूं और इसलिए आगे हूं। आज की दुनिया में इस सच्चाई को इग्नोर करने का अंजाम सिर्फ फिलोसोफिकल नहीं है, इसके कंक्रीट साइंटिफिक प्रूफ्स है। साल 2011 में द फमिली क्रूसिबल और वर्षों की क्लिनिकल रिसर्च के बाद डेविड स्नार्च ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, जिसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ कहते हैं। उन्होंने हजारों कपल्स पर रिसर्च की और यह साबित किया कि जो लोग रिश्तों में आकर अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, यानी जो पूरी तरह एनमेश्ड या मर्ज हो जाते हैं, उनके रिश्तों में सबसे जल्दी रिजेंटमेंट और इमोशनल अट्रैक्शन खत्म होता है। उनकी रिसर्च का कंक्लूजन था कि सबसे सक्सेसफुल रिश्ते उनके होते हैं जो क्लोज होते हुए भी अपना अलग वजूद मेंटेन करते हैं, जो अपने पार्टनर के गुस्से या डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल कर सकते हैं बिना अपना आपा खोए। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब तुम अपनी आइडेंटिटी किसी और पर डिपेंड कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग हर छोटी बात को सर्वाइवल थ्रेट की तरह देखता है। अगर पार्टनर ने टेक्स्ट का रिप्लाई लेट किया, तो तुम्हारे दिमाग का अमिगडाला ऐसे एक्टिवेट होता है जैसे तुम्हारे सामने शेर आ गया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जानता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस एक इंसान के हवाले कर दी है। इसका उल्टा अंजाम भी देखो। बॉलीवुड का एक मॉडर्न एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी का वही आखिरी ट्रेजेडी फेज, जहां इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने वाला एक ब्राइट स्टार धीरे धीरे अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम बनने देता है जो उसकी हर छोटी आजादी और चॉइस को कंट्रोल करने लगता है। जब तुम अपनी एजेंसी, अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डोरी दूसरों के हाथ में दे देते हो, तो रिजल्ट हमेशा फैटल होता है। ये सिर्फ पैसे या ग्लैमर की बात नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन ट्रैप है। हम बचपन से देखते आए हैं कि जो त्याग करता है वो महान है, लेकिन रियलिटी में जो गलत जगह त्याग करता है, लोग उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। लोग इस बात को समझते हैं, फिर भी एक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्शन लेने का मतलब है मोमेंटरी कॉन्फ्लिक्ट फेस करना, और लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपनी पूरी वैल्यू सिस्टम को दाव पर लगा देते हैं। वो जहर जो कड़वा नहीं लगता, इसलिए लोग पीते रहते हैं, पर एक दिन वो जहर अपना असर जरूर दिखाता है। अगर तुम उस पैटर्न को तोड़कर बाहर आना चाहते हो जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैंने वो पैटर्न तोड़ा जिसने मुझे रोका था। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिलोसोफर्स का सच है, तो अपने खुद के देश के विजडम को देखो। यहां 3 अलग अलग सदियों और परंपराओं से आए विचार एक ही सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं। कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो। इसे रिलेशनशिप्स में अप्लाई करो। प्यार करो, अपना 100% दो, लेकिन उस इंसान पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ कि उसके होने या ना होने से तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए। जब तुम किसी को पाने की आसक्ति में अपना बर्ज और अपना स्वधर्म भूल जाते हो, तब तुम्हारा पतन शुरू होता है। अर्जुन का यही प्रॉब्लम था। वो मोह में पड़कर अपना युद्ध, अपना कोर आइडेंटिटी भूल गया था। उसने अपनों के प्रेम में अपने अस्तित्व को ही नकार दिया था। दूसरा उदाहरण देखो, चाणक्य और उनका अर्थशास्त्र।
चाणक्य कहते हैं कि कोई भी संधि या ट्रीटी सिर्फ दो बराबर के ताकतवर राज्यों के बीच सफल हो सकती है। एक कमजोर और एक ताकतवर के बीच कभी अलायंस नहीं होता, वहां सिर्फ गुलामी होती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शुरुआत की तो उन्होंने किसी बड़े राजा के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि अपनी आर्मी और अपना रुतबा खुद बनाया। रिश्ते का भी यही अर्थशास्त्र है। अगर तुम कमजोर होकर जीरो वैल्यू लेकर किसी के पास जाओगे तो तुम्हें प्यार नहीं, सिर्फ दया मिलेगी, और दया पर टिके रिश्ते जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। तीसरा, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। वो हर चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह त्याग दो। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी ताकत बनने के बजाय तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा है तो वो प्यार नहीं, एक बीमारी है। 3 ट्रेडिशंस, 3 लैंग्वेजेस, 3 सेंचुरीज, लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक। बिना स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस के ना तो राज्य बचता है, ना ही रिश्ता। अगर तुम अपनी वैल्यू समझकर दोबारा उठने को तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अब उठना जानता हूं। अब यहां रुको। फिलॉसफी, इतिहास और साइकोलॉजी की बातें एक तरफ, अब सीधा आते हैं तुम्हारी जिंदगी पर। आज इसी वक्त तुम इसे अपने दिन में कैसे अप्लाई करोगे? मैं तुम्हें 4 डोमेन्स में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहा हूं। पहला, करियर और प्रोफेशनल लाइफ। अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा है कि अपने काम को थोड़ा साइड रखो ताकि तुम उन्हें और टाइम दे सको, तो सीधा इनकार करो। अपने करियर को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी मेहनत से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तुम्हारे ऑरा को ऐसी ताकत देगा जिसे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो इंसान अपने मकसद के लिए सीरियस नहीं है, उसे दुनिया का कोई इंसान सीरियसली नहीं लेता। दूसरा, रिलेशनशिप्स का बैलेंस। जब अगली बार तुम्हारा पार्टनर कोई ऐसा प्लान बनाए जो तुम्हारे पर्सनल बाउंड्री या सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, तो चुप मत रहो। कामली और कॉन्फिडेंटली नो कहो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शांत और दृढ़ नो 1000 बार रोने और कंप्लेन करने से ज्यादा पावरफुल होता है। वक्त का तकाजा यही है कि तुम अपनी आवाज को चबाओ मत। तीसरा, मेंटल और इमोशनल ग्राउंड। हमेशा सेवियर कॉम्प्लेक्स या मार्टियर सिंड्रोम से बचो। तुम किसी को फिक्स करने या किसी के लिए खुद को शहीद करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। तुम्हारा काम उनकी लाइफ आसान करना नहीं है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। चौथा, डेली हैबिट्स। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे रखो जहां तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पार्टनर का कोई एक्सेस ना हो। वो वक्त सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे जिम का, तुम्हारी रीडिंग का या तुम्हारे किसी स्किल को बिल्ड करने का। उस वक्त में ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट। अब यहां एक वार्निंग है जिसे ध्यान से सुनना। इसे कॉमन मिसएप्लीकेशन का शिकार मत बनने देना। अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि तुम टॉक्सिक, रूड या एरोगेंट बन जाओ। इसका मतलब पैसिव अग्रेसिव गेम्स खेलना या रिवेंज लेना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है, अपनी नींव को इतना मजबूत करना कि किसी और के आने या जाने से तुम्हारा घर ना गिरे। तुम्हारा आज का एक कंक्रीट एक्शन ये होना चाहिए, आज शाम का 1 घंटा अपने किसी पुराने शौक या काम को दो जो तुमने किसी के लिए छोड़ दिया था। फिर देखो तुम्हारे अंदर कितनी शांति आती है। अगर तुम अपनी बागडोर अपने हाथ में लेने को तैयार हो और खुद को शेप कर रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अपने भाग्य का आर्किटेक्ट हूं। इस पूरी स्ट्रैटेजी और सच्चाई को समझने के बाद एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट के बिना कैलकुलेशन सिर्फ अंधापन है। अगर तुमने इस बात को गलत तरीके से समझ लिया कि अपनी वैल्यू दिखाने के लिए सामने वाले की बेइज्जती करनी है या उसे नीचा दिखाना है, तो तुम एक रिश्ता नहीं, एक वॉरजोन बना लोगे।
नीत्शे ने जो कहा था उसमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना जरूरी है। नीत्शे कहा गलत था। उसने अपने आप को दुनिया से इतना अलग कर लिया, बाउंड्रीज को इतनी दीवार बना लिया कि वो आखिरी सालों में पूरी तरह अकेला पड़ गया और मैडनेस का शिकार हो गया। हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें आइसोलेटेड आइलैंड नहीं बनना है। हमें ब्रिज बनाना है, पर वो ब्रिज तभी मजबूत होगा जब उसके दोनों तरफ के पिलर्स स्ट्रांग होंगे। तुम्हारा मकसद एक इंडिपेंडेंट पिलर बनना है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन वो सिर्फ तब तक खूबसूरत है जब तक वो तुम्हें तुम्हारी पहचान से आगे ले जाए, ना कि उसे मिटा दे। सही समझ वही है जहां तुम अपनी ग्राउंड पर फर्मली खड़े रहकर अपने पार्टनर को एम्ब्रेस करो। तुम फ्लेक्सिबल हो सकते हो, पर तुम्हारा कोर्स सॉलिड होना चाहिए। अंदर से खोखला इंसान कभी बाहर से ताकतवर रिश्ता नहीं बना सकता। स्क्रिप्ट के शुरू में मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को पूरी तरह भुला दिया है? उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा इंसान याद करो। ट्रेन आई, वो सोचता रहा कि जाऊं या नहीं। जब तक वो फैसला लेता है, वक्त निकल जाता है। तुम्हारा अस्तित्व भी उस प्लेटफॉर्म की तरह है। अगर तुम अपने ही घर में मेहमान बन जाओगे तो तुम्हें बाहर निकलने में देर नहीं लगेगी। आज के इस सफर का सार सिर्फ 4 या 5 बातों में छुपा है। पहला, तुम्हारी वैल्यू वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारी डेस्परेशन खत्म होती है। दूसरा, कोई भी इंसान उस चीज की इज्जत नहीं करता जो उसे बिना मांगे और बिना रेस्पेक्ट दिए मिल जाए। तीसरा, सच्चा प्यार बराबरी में होता है, चरणों में नहीं। चौथा, अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब चाहता है जब तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भुला दो तो वो प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। अगर इस पूरे वक्त से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है कि जो इंसान अपने आप को खोकर पूरी दुनिया पा लेता है, आखिरी में उसके पास दोनों नहीं बचते। अपनी नींव को मिट्टी में मिलाकर बनाया गया महल पहली हवा में गिर जाता है। अब तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या तुम उसी पुराने पैटर्न में वापस जाओगे जहां तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद के टुकड़े करते आए हो, या आज से एक नई शुरुआत करोगे जहां तुम्हारा सेंटर तुम खुद होगे? चॉइस हमेशा तुम्हारी है। रात को जब अकेले बैठो तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में अपना बेस्ट सेल्फ बन रहा हूं या अपनी परछाई बनता जा रहा हूं? नीत्शे ने एक आखिरी बात कही थी जो तुम्हें अपने दिमाग में छाप लेनी चाहिए। इंसान को खुद से एक स्वस्थ और संपूर्ण प्रेम करना सीखना चाहिए ताकि वो खुद के साथ रह सके और उसे यहां वहां भटकना ना पड़े। जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो पूरी जिंदगी बाहर प्यार ढूंढने के चक्कर में ठोकर खाता रहेगा। यहां एक पल की खामोशी, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे नए बाउंड्रीज लोगों को परेशान करेंगे। उन्हें बुरा लगेगा कि तुम अब पहले जैसे मैनिपुलेट नहीं हो सकते, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। निर्भय मार्ग, यहां डर नहीं सिखाते, यहां आजादी, ताकत और सच्चाई की नींव रखते हैं। इस मार्ग पर चलने का मतलब है अंधेरों से डरना नहीं, उन्हें आंखों में आंखें डालकर देखना। अगर तुम इस सच्चाई को अपनाने और अपने अस्तित्व की लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं निर्भय मार्ग पे हूं।